हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं थर्मोडायनामिक्स क्लास 11th केमिस्ट्री की। बहुत दिन से 11th के लिए वीडियो नहीं आ रही थी, तो भाई आज हम 11th के लिए लेकर के आए हैं वीडियो। तो 11th के लिए हम रेडॉक्स रिएक्शन को कर रहे थे, ठीक है। और रेडॉक्स रिएक्शन को करते करते वो टॉपिक थोड़ा सा बीच में मतलब स्टॉप हो गया था वहीं पे। और भाई ये बात ध्यान रखिए आप लोग कि क्लास 11th में जो है आज हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर। रेडॉक्स का कुछ पार्ट अभी बाकी है, वो मैं टाइम लगते ही आपको आपके एग्जाम से पहले करा दूंगा, विश्वास रखिए। फिलहाल अभी नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं सब जानते होंगे, ऊष्मा गतिकी। हो सकता है मैंने इंग्लिश में शायद गलत लिख दिया हो, तो हिंदी में देख लो भाई, ऊष्मा गतिकी। बेसिकली नाम में क्या रखा है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। चलिए भाई, तो ऊष्मागतिकी में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, तीन चीज पढ़नी है। एक तो पढ़ना है निकाय, ठीक है। एक पढ़ना है दूसरे नंबर पे क्या, परिवेश, निकाय, परिवेश। और भाई तीसरे नंबर पे पढ़नी है परिसीमा। इन तीन चीज को पढ़ लिया तो आप पार उतर जाओगे। निकाय को इंग्लिश में बोलते हैं भाई सिस्टम, क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। परिवेश का मतलब है आप लोगों का सराउंडिंग्स, क्या है भाई, सराउंडिंग्स, ठीक है। और परिसीमा का मतलब है बाउंड्री। बाउंड्री इंग्लिश में स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। हिंदी में आप देख लो और इंग्लिश में नाम पढ़ दो। सिस्टम और परिवेश यानी सराउंडिंग्स, और परिसीमा मतलब बाउंड्री। इन तीन चीजों को पहले पढ़ोगे। एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको मैं, उसको देखिएगा थोड़ा सा। निकाय, परिवेश और परिसीमा, ठीक है। चलो भाई, तो थोड़ा सा बस फोकस करिएगा यहाँ पे। नाम कंप्लीट, अब कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। मान लो आपके पास क्या है भाई, मान लो आपके पास एक इस तरीके से कोई एक कंटेनर है, ठीक है। मान लो कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में मान लो आपके पास बहुत सारे लड्डू रखे हुए हैं, बहुत सारे लड्डू रखे हुए हैं। कंटेनर है, इसके अंदर, इसके भीतर बहुत सारे लड्डू रखे हुए हैं भाई, ठीक है। चलो, और इसके बाहर ये सब क्या है, इसके बाहर ये सब क्या है भाई, ये सब पूरा वर्ल्ड है मतलब, ठीक है। आप कहोगे सर वर्ल्ड क्या बोल दिया भाई, वर्ल्ड का मतलब है कि भाई ये कंटेनर हो गया बेसिकली, ठीक है, कंटेनर हो गया पूरा। अब इसके बाहर ये जो भी है मतलब पूरी दुनिया है, वर्ल्ड है, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या है भाई, लड्डू हैं। क्या है इसके अंदर, लड्डू है। तो देखो निकाय, परिवेश और परिसीमा तीनों यहीं से क्लियर कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे ना ध्यान से समझो, जो ये लड्डू हैं, लड्डू तो होंगे बेटा आपके निकाय, लड्डू तो होंगे निकाय। निकाय को हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, तंत्र, तंत्र। और इंग्लिश में तो सिस्टम बोला ही आपको मैंने, ठीक है। चलो, और ये जो बाहर डब्बा कंटेनर जो भी कह लो, ये जो डब्बा और कंटेनर है, इसकी जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री जिस जो इसको मतलब लड्डू को कवर कर रही है, वो है हमारी परिसीमा। क्या है भाई, परिसीमा है। उसके बाद ये जो जितना भी बाहर बचा, जितना भी बाहर की पूरी दुनिया बची, वो सब क्या है भाई, वो सब है हमारा परिवेश। क्या है भाई, परिवेश है। तो ये क्लियर टॉपिक हो आपका भाई। देखो ये जो लड्डू है, ठीक है, ऊष्मागतिकी में ना देखो, ऊष्मागतिकी में मतलब थर्मोडायनेमिक्स में किसी चीज को लेकर उसके ऊपर स्टडी की जाती है, उसके ऊपर स्टडी करी जाती है। मान लो हम लड्डू के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, मतलब जिस चीज के ऊपर आप स्टडी करोगे ना, वही आपके लिए निकाय है। जिस चीज के ऊपर आप स्टडी करोगे वही आपके लिए निकाय है, ठीक है। तो निकाय की परिभाषा भी क्या होगी यार, आप कह लो उसको, ये जो दूसरा नाम निकाय मैंने तंत्र, तंत्र या निकाय या सिस्टम की परिभाषा क्या होगी, तो भाई वो ये होगी कि ऊष्मागतिकी में जिस मतलब वस्तु के ऊपर या जिसके ऊपर भी ऊष्मागतिकीय परिवर्तनों का, नियमों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या होता है, हमारा निकाय होता है, सिस्टम होता है। और ये क्या हुई, ये जो डब्बा है, कंटेनर है जिसमें लड्डू रखे हैं, ये जो इसकी सीमा है, बाउंड्री मतलब जो गत्ता होता है ना, गत्ता कागज का मोटा सा, या फिर ये जिस चीज का भी होगा, एल्यूमिनियम वगैरह का, जिस चीज का भी, ये जिस चीज का है, जो इस लड्डू को, इस आउटर जो पूरे एटमोस्फियर है, इससे सेपरेट कर रहा है, ये क्या है, ये हमारी परिसीमा है, बाउंड्री है, तभी इसको बाउंड्री बोलते हैं। जैसे बाउंड्री से मतलब क्रिकेट में बाउंड्री होती है ना, वही चीज है यहाँ पे। जो ये बाउंड्री है, जो इन लड्डुओं को, जो इस निकाय को इस आउटर जितना भी एटमोस्फियर है इससे सेपरेट कर रहा है, वो हमारी क्या है, परिसीमा है। और बाहर का जो कुछ भी बचा, इस निकाय को और इस परिसीमा को छोड़कर बाहर का जो कुछ भी बचा, चाहे दुनिया में कुछ भी है, वो इस लड्डू के हिसाब से क्या है, लड्डू के हिसाब से वो परिवेश है।
क्लियर? क्लियर सर। अब ये बात तो क्लियर हो गई। अब आप कहोगे कि सर एक और एग्जांपल दो, थोड़ा सा और अच्छा क्लियर करो। तो देखो भाई, थोड़ा सा और अच्छा आप लोगों के लिए देखते हैं। देखो एक बात पे थोड़ा सा ना ध्यान दो। जो आपकी परिसीमा जिसको आप बोलते हो परिसीमा, परिसीमा ना दो टाइप की हो सकती है। एक तो इमेजिनरी, एक तो इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, और एक ओरिजिनल। ओरिजिनल तो ओरिजिनल क्या होती है, जो भी लड्डू का एग्जांपल दिया था वहां पे जो गत्ता था कागज का, उस डब्बे का जिसमें लड्डू रखे थे, या फिर जो भी एल्यूमिनियम था उसका डब्बे का, वो एक उसको हमने वहां परिसीमा मानना था। तो भाई वो ओरिजिनल थी, वो क्या थी, वो ओरिजिनल थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भैया देखो, मैं मानता हूं कि मेरे पास एक गिलास है, मेरे पास एक गिलास है भाई, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, ये बात आपको मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ड्राइंग मेरी बहुत खराब है। तो ये गिलास है, मान लो गिलास। अब इस गिलास में ना पानी भर दिया मैंने, क्या भर दिया भाई, पानी भर दिया, चलो सर ये ऊपर लो, इसको मैंने रिता दिया, मतलब पानी भर दिया ऊपर तक, ऊपर तक रिताना मतलब ऊपर तक पानी भर दिया। अब अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि ये जो पानी है, पानी तो अगर आप पानी के ऊपर थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करोगे, जिसके ऊपर भी स्टडी करोगे वही निकाय है। पानी के ऊपर स्टडी कर रहे हो तो वो क्या हो गया, वो हमारा निकाय हो गया। क्या हो गया भाई, निकाय हो गया। ये जो गिलास है, गिलास की जो बाउंड्री है, जो इसको आउटर एटमोस्फियर से सेपरेट कर दी है, वो परिसीमा होगी। क्या हो गई, परिसीमा हो गई। ठीक है। और जो ये हमारा आउटर जितना भी है, जितना भी बचा, वो सब क्या हो गया, वो परिवेश हो गया, मतलब सराउंडिंग्स हो गया। लेकिन एक थोड़ा सा और लॉजिक लगाओ कि सर आपने पानी को यहाँ पे निकाय माना, आपने पानी को यहाँ पे निकाय माना, लेकिन सर मैं तो गिलास को पानी को दोनों को कंबाइन रूप से निकाय मानता हूँ। कोई ऐसा भी तो कर सकता है कि सर ये गिलास है, इसमें आपने पानी भर दिया ऐसे, ठीक है, और इस पूरे को आप निकाय मान रहे हो, पूरे को निकाय मान रहे हो। तो सर फिर चलो ये तो हो गया निकाय, गिलास प्लस पानी अब की बार क्या हो गया, निकाय हो गया। और सर जितना भी आउटर बचा वो सब क्या हो गया, वो परिवेश हो गया। लेकिन अब आप कहोगे कि सर एक बात बताइए, तो फिर परिसीमा क्या है, परिसीमा क्या है बताओ। तो देख भाई, परिसीमा बहुत सिंपल चीज है। अब यहाँ पे ना ऐसी कंडीशन में जब गिलास को भी आपने निकाय मान लिया पानी के साथ, तो यहाँ पे ना फिर इमेजिनरी परिसीमा हम कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, इमेजिनरी परिसीमा। बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक इमेजिनरी बाउंड्री मान लो, इस पूरे को कवर करती हुई एक इमेजिनरी बाउंड्री मान लो, वो परिसीमा है। क्लियर? तो ये है भाई बस। तो मैंने इमेजिनरी और ओरिजिनल बाउंड्री के बारे में आपको बताया। तो यहाँ पे हमारा निकाय, परिवेश और परिसीमा तीनों क्लियर हो गए। डेफिनेशन देता हूं, निकाय क्या है, वह वस्तु या मतलब वह चीज जिस पर हम लोग, वह वस्तु, एग्जाम में चीज मत लिख देना, ठीक है, वह वस्तु जिसपे हम लोग उष्मागति के नियमों का, ठीक है, भौतिक रासायनिक चेंजेस का, परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, वो हमारा निकाय होता है। निकाय को, अब परिसीमा की डेफिनेशन, निकाय को परिवेश से अलग करने वाली सीमा को परिसीमा कहते हैं, या बाउंड्री को परिसीमा कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद भाई अगर आपसे कोई पूछे परिवेश की डेफिनेशन, तो परिसीमा, देखो निकाय को छोड़कर परिसीमा के बाहर का जो भी क्षेत्र है वो परिवेश है। निकाय को छोड़कर परिसीमा के बाहर का जो भी क्षेत्र है वो क्या है, वो सब हमारा क्या है, वो सब हमारा परिवेश है। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे ये तीन टॉपिक क्लियर हो गए। अब भाई यहाँ पे ना हम लोग एक चीज को स्टडी करेंगे, थोड़ी सी एक चीज और स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ, चलो इसको नहीं, अभी हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करते हैं भाई, निकाय के गुण। जो सिस्टम पढ़ाया है, जो तंत्र के बारे में पढ़ाया है, उस निकाय के गुणों पर डिस्कस करेंगे। चलो भाई, एक तो होता है हमारा विस्तीर्ण गुण, ठीक है, एक तो हमें हमारे विस्तीर्ण गुण होते हैं। गुण भी दो टाइप के होते हैं किसी निकाय के, एक तो विस्तीर्ण गुण और एक गहन गुण। विस्तीर्ण गुण और गहन गुण, इस चैप्टर को मैं ऐसे बताऊंगा आपको, और ऐसे आपको समझना भी है। तो विस्तीर्ण गुण कौन होते हैं, डिपेंड्स ऑन अमाउंट, या फिर कह लो क्वांटिटी।
डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, और ये सर नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी। क्लियर है टॉपिक। जो निकाय के गुण होते हैं वो दो टाइप के होते हैं भाई, विस्तीर्ण गुण और गहन गुण। ठीक है, विस्तीर्ण गुण क्या होंगे, वो डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी पर, जो सिस्टम के अंदर क्वांटिटी है, जो पदार्थ की, जो मैटर की क्वांटिटी है, जो मटेरियल की क्वांटिटी है, उस पर डिपेंड करेंगे विस्तीर्ण गुण। जबकि जो गहन गुण होंगे वो नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, वो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो अगर आपसे कोई विस्तीर्ण गुण की डेफिनेशन पूछे तो कह देना कि निकाय के वे गुण जो क्वांटिटी का मतलब मात्रा पर निर्भर करते हैं वे विस्तीर्ण गुण होते हैं, और जो मात्रा पर निर्भर नहीं करते वे गहन गुण होते हैं। क्लियर। एग्जांपल सुन लो इनके भाई, बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। देखो, एक तो हो गया आयतन, वॉल्यूम, सीधा सीधा सा बात है, डिपेंड करेगा आयतन। और इसका एक एग्जांपल लिख लो भाई, इसका एक एग्जांपल लिख लो, घनत्व यानी डेंसिटी। ठीक है, वो डिपेंड करता ही नहीं है क्वांटिटी पर, घनत्व बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे ये बात आप कह सकते हो। या फिर आयतन की जगह एक चीज और लिख लो, द्रव्यमान। द्रव्यमान भी कैसा गुण है, एक विस्तीर्ण गुण है। और गहन गुण तापमान, ताप जो होता है, टेम्परेचर, वो किस पर डिपेंड नहीं करता, वो भी आपका क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता भाई। चाहे इतनी चीज हो, उसका भी टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेल्सियस है, उसमें से अगर आपने आधी निकाल दी तो जो आधी बची उसका भी तो 50 ही होगा। टेम्परेचर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो ये टॉपिक्स थे हमारे, निकाय के गुण क्लियर होने चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के कुछ नियम हैं, उनको देखते हैं एक बार, आइए। तो देखिए, देखो थर्मोडायनामिक्स के ना भाई टोटल मिला के 4 नियम है। कितने नियम है? 4 नियम है। क्लियर। थर्मोडायनामिक्स के 4 नियम है। सबसे पहला जो नियम है वो है जीरोथ लॉ, या फिर हिंदी में लिखते हैं चलो आपके लिए, ठीक है भाई, शून्यांकी नियम। शून्यांकी नियम सबसे पहला नियम है, जीरो लॉ। उसका नाम ही जीरो लॉ है, हिंदी में बोलते हैं शून्यांकी नियम। तो शून्यांकी नियम क्या है? वो कहता है, मान लो आपके पास 3 सब्सटेंस है या 3 सिस्टम है, ए, बी और सी। मान लो आपके पास 3 सिस्टम है या 3 सब्सटेंस है भाई, ए, बी और सी। चलो, मान लो ए जो है वो बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ए जो है वो सी के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो बी और सी भी, देखो समझो, सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब समझो, ये एक चैप्टर है पूरा, बाद में पढ़ाऊंगा। इक्विलिब्रियम एक कंप्लीट चैप्टर है। देखो, इसमें आप इस टाइप, जहां भी इक्विलिब्रियम होती है वहां आप इस वाले मार्क का यूज करते हो, जहां भी इक्विलिब्रियम होती है वहां पे इस वाले मार्क का यूज करते हो भाई। ठीक है, चलो, अगर ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ए और बी के बीच इक्विलिब्रियम का मतलब है इनके बीच ये मार्क लगा दो। अभी सिंपल के लिए, ए और सी इक्विलिब्रियम में है, मतलब ए और सी के बीच भी मार्क लगा दो। इक्विलिब्रियम का मतलब आपको बाद में पूरी गहनता से समझाऊंगा मैं, अभी इतना ही समझिए। अगर ऐसी कंडीशन बन गई है कि ए और बी भी आपस में इक्विलिब्रियम में है, ए और सी भी, तो 100% भाई बी और सी भी जब आप चेक करोगे तो आपको इक्विलिब्रियम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में मिलेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं, गारंटी है बिल्कुल। तो यही ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम कहता है। तो अब यहां से अगर इसकी डेफिनेशन दोगे तो कैसे दोगे? ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम में, शून्य नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम या शून्य नियम के अनुसार, शून्यांक या शून्य नियम के अनुसार, यदि यदि एक निकाय किसी, यदि एक निकाय, मान लो ए एक निकाय सिस्टम है, वो किन्हीं 2 अलग अलग निकायों के साथ साम्य में हो, इक्विलिब्रियम को हिंदी में बोलते हैं भाई साम्य। हिंदी में लिखना है आपको, नोट कर लो कि अगर कोई एक निकाय, ये एक निकाय है, किन्हीं 2 निकायों के साथ अलग अलग साम्य में हो, भाई ये अलग से इसके साथ साम्य में है और ये अलग से इसके साथ साम्य में है, तो इस नियम के अनुसार वे दोनों निकाय भी परस्पर एक दूसरे के साम्य में होंगे। ठीक है, मतलब अगर इसके बीच और इसके बीच इक्वालिटी है, इक्विलिब्रियम है, तो इन दोनों के बीच भी इक्विलिब्रियम होगी ही होगी। ठीक है, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, ये दे दिया ये दे दिया तो कह दो तो भैया ये भी होगा। ठीक है, और वहां पे इस तरीके का डायग्राम, ये जो मैंने बनाए थे इनको छोड़ करके सेम बना देना सी को। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे भाई। अब हम पहले वाले नियम पर डिस्कस करते हैं, जो ऊष्मागतिकी का पहला नियम है।
देखो अब हम बात करते हैं प्रथम नियम पर। प्रथम नियम देखो बेसिकली वैसे नियम हमेशा प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे शून्य नियम भी है थर्मोडायनामिक्स में। स्पेशल बात ये है। तो प्रथम नियम भी है। प्रथम नियम क्या कहता है कि टोटल एनर्जी, या फिर कह लो कि लिखो ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, उसको आप ना तो एक रूप, उसको ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मतलब नष्ट कर सकते हो, ना आप उसको कहीं से जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो। आप केवल ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। जैसे समझिए भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो मेरे अंदर क्या है? एनर्जी है। मेरे अंदर क्या है? एनर्जी है। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर है? मेरे अंदर स्टोर है, मतलब मेरे अंदर, जैसे कहते हैं ना कि इस चिप में या फिर इस बैटरी में करंट स्टोर है। ये बात नॉर्मल कहते हैं। तो वो कहते हैं जैसे ऐसे ही मेरे अंदर भी एनर्जी स्टोर है, ठीक है? तो अब वो एनर्जी में ना तो उसको मैं डिस्ट्रॉय कर सकता, ना मैं उस एनर्जी को जनरेट कर सकता हूँ। वो एनर्जी मेरे अंदर खाने से आई है भाई, मैंने खाना खाया और मेरे अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। अब वो एनर्जी मैं साउंड के रूप में आप तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है? पहुंचा रहा हूं आप तक। तो एनर्जी क्या हो गई? अंदर फूड में थी, भोजन में थी, तो वो क्या हुई? फूड से साउंड में कन्वर्ट हो गई। आपको पढ़ाया, उसमें मैंने साउंड का यूज किया, तो वो साउंड में कन्वर्ट हो गई। साउंड से वो किस में कन्वर्ट हुई? आपके पास आया, ठीक है? एनर्जी आपके पास आई, तो आपके पास वो नॉलेज के रूप में आई। नॉलेज के रूप में आई। ये सब एनर्जी की फॉर्म है। पहले फूड में थी, फिर साउंड में थी, अब वो नॉलेज में है, ठीक है? वो अब नॉलेज में है। आप नॉलेज से उसको कहां लिख दोगे? आप उसको राइटिंग, आप एग्जाम में क्या करोगे? आप एग्जाम में लिखोगे। आप उसको राइटिंग में क्या कर दोगे? राइटिंग में उसको आप लगाओगे, तो वो नॉलेज से राइटिंग में जाएगी। तो इसी तरीके से एनर्जी आगे बढ़ती रहती है, ठीक है? लेकिन वो एनर्जी कहीं भी क्या नहीं हुई, कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, ना तो कहीं बढ़ी है ना घटी है। केवल एक फॉर्म से इस फॉर्म में, फिर इस फॉर्म से इस फॉर्म में, फिर इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज हो रही है, बस ये साइकिल है, ठीक है? ये ऐसे चार्ट मत बनाना, आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं, ठीक है? चलो अब हम सेकंड नियम को पढ़ते हैं भाई। तो यानी द्वितीय नियम, दूसरे वाले नियम को डिस्कस करते हैं। देखो दूसरा नियम क्या कहता है? इसके लिए आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, एंट्रोपी। एंट्रोपी हिंदी में ऐसे लिखते हैं, एंट्रोपी। सबसे पहले एंट्रोपी को समझो। एंट्रोपी क्या होती है भाई? तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी जैसे हमारा पूरा वर्ल्ड है, ब्रह्मांड है। थर्मोडायनेमिक्स में ब्रह्मांड के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। ये क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड है। तो इस ब्रह्मांड में ना दिन पे दिन क्या हो रहा है? चीजें अव्यवस्थित होती हैं। मतलब जो चीजें व्यवस्थित हैं, ईश्वर ने हमें व्यवस्थित करके दी हैं। उस ईश्वर ने हमें सब चीजें व्यवस्थित करके दी हैं, लेकिन मानव दिन पे दिन क्या कर रहा है? अव्यवस्था कर रहा है। अपने भले के लिए अव्यवस्था करता जा रहा है मानव दिन पे दिन, ठीक है? और एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी को ऐसे समझो, एंट्रोपी क्या एक तरीके से अव्यवस्था। अव्यवस्था एंट्रोपी क्या है भाई? अव्यवस्था है, मतलब मैनेजमेंट को बिगाड़ना। जो इतना अच्छा मैनेजमेंट है उसको बिगाड़ना। मान लो इतनी अच्छी ईश्वर ने हमें व्यवस्था करके दी है इस अर्थ पर, इस पे हमें अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अव्यवस्था करते हैं। मानव का स्वभाव है, ठीक है? अव्यवस्था कर रहा है, वो मैनेजमेंट को बिगाड़ रहा है। तो मैनेजमेंट जितनी अव्यवस्था बढ़ेगी, जितना मैनेजमेंट बिगड़ेगा, उतनी ज्यादा एंट्रोपी क्या होगी? उतनी ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा अव्यवस्था होगी, उतनी ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है? और ये सब अव्यवस्था कहां हो रही है? ब्रह्मांड में। तो नियम की डेफिनेशन ये दोगे कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। यही आपका द्वितीय नियम है। क्लियर है भाई? तो ये दो नियम हो गए हमारे। अब तीसरा नियम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए तीन नियम करिए, शून्यांकी, प्रथम, द्वितीय। जो इसका नेक्स्ट लो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो भाई इतनी थर्मोडायनेमिक्स आज हमारी कंप्लीट हो गई, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। धन्यवाद।